लोग गरीब क्यों हैं, पलायन क्यों करते, इसका मुख्य कारण बाढ़ है। मजबूर होकर ये लोग बाहर निकलते रोजी रोटी की तलाश में। जूट का बहुत बड़ा हॉब था ये, जो अब नहीं है। जमेली महसाकोल बसवाड़ी की ओर जो जाता है सड़क, उस पर 6 फीट पानी सड़क पर चढ़ा हुआ रहता है। 3 मीटर का पन्नी देते हैं। 3 मीटर के पन्नी में कितना परिवार रह सकता है? सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 100% जिम्मेदार है वो। आज गंगा की हालत क्या है? वो भी नाला में तब्दील हो चुका है। आज महानंदा की हालत क्या है? वो भी नाला में तब्दील हो चुका है। बाढ़ में जाकर करके फोटो खिंचा लेती कि मैं तैयार हूं। केसीसी के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला है। ये एक बड़ा स्कीम हुआ है और इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का, मोदी जी का नाम आ रहा है कि तो बाढ़ को बचाने के लिए बांध का जो स्कीम सरकार लाना चाहता, पैसा लुटाई का, वो स्कीम फेल्यूर स्कीम है। आज तक जिस भी इलाके में बांध बांधा गया है, वहां के लोग उजड़ गए हैं, वहां के लोग 6 महीना भीख मांगते हैं। चाहे इस वक्त मेरे साथ ओवैस यासीन साहब मौजूद हैं। अब मैं सीमांचल में हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था सोशल मीडिया के जरिए कि मैं सीमांचल पहुंचूंगी, उन तमाम मुद्दों को आपके सामने रखूंगी ताकि आप भी जागरूक हो और आप भी कम से कम अपने सिस्टम और सवाल को लेकर जागरूक हो और सरकार से आप सवाल पूछ सकें कि आपके साथ, सीमांचल वासियों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले यासीन साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर। शुक्रिया। यासीन साहब, सबसे पहले सवाल यही होगा कि आखिर सीमांचल वासी बेरोजगार क्यों होते हैं? सीमांचल वासी गरीब क्यों होते हैं? जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार का जहां तक सवाल है तो सरकार जिम्मेदार है। ठीक। उसके रोजगार के संसाधन मुहैया नहीं करते हैं। और यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, पलायन क्यों करते, इसका मुख्य कारण बाढ़ है। बाढ़ के चलते यहाँ आर्थिक नुकसान किसानों को सहना पड़ता है। किसानों का फसल बर्बाद होता है और जिसके लिए भूखमरी का हालात पैदा होता है। मजबूर होकर ये लोग बाहर निकलते रोजी रोटी की तलाश में। सरकार को जो इस इलाके में यहाँ जूट का बहुत बड़ा हॉब था ये, जो अब नहीं है। जूट का अब क्यों नहीं? जूट फैक्ट्री लगाना चाहिए। जूट फैक्ट्री नहीं होने के चलते, बिजलियाओं के मनमानी के चलते, उनको दाम सही ढंग से रेट नहीं मिलने के चलते लोग जूट का खेती छोड़ चुके हैं, जो एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया इस इलाके के लोगों का था। और सैलाब आने के चलते जूट का भी नुकसान होता है, धान का भी नुकसान होता है और उसकी भरपाई करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। 2000-1000 रुपये से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उसको कहा जाएगा देहाती भाषा में ऊँट के मुंह में जीरा, वही कहावत हो गया है। सैलाब बहुत बड़ा कारण है यहाँ के बर्बादी का, यहाँ के लोगों की परेशानी का। अगर बाढ़ से नजात मिल जाए इस इलाके को तो ये इलाका भी डेवलप कर जाएगा। दूसरी चीज है, सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इलाके के डेवलपमेंट के लिए उस इलाके में जिस चीज की खेतियां होती हैं उस संबंधित फैक्ट्रियां वहां लगाया जाए। आज तक कितने एमपीज बन गए होंगे, कितने विधायक बदल गए होंगे, इसके बावजूद एक फैक्ट्री क्यों नहीं लग पाई है? ये सारे लोग सिर्फ हवाबाजी करने पर तुले रहते हैं, या तो मेरिट की कमी की वजह से ये लोग अपनी बात को अपने नेताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री बने थे शाहनवाज साहब, मैंने उनसे पर्सनली रावगढ़ मुलाकात करके कहा था कि एक फैक्ट्री आप प्रोसेसिंग का यहाँ लगाइए, आपका विभाग का मामला है, ताकि उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार करेंगे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा था। एक हफ्ता उनको मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था, वो तो लेने के बाद ही रियायत, एक हफ्ता के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने क्या क्या कर दिया आपको पता नहीं है। ऐसा क्या क्या कर दिया आपको पता ही नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ, इसलिए आश्चर्य हुआ कि नया मंत्री बना था, विभाग को समझने में 10 से 15 दिन लग ही जाता है और वो एक हफ्ता के अंदर में टूर पर आया ना, वो कह रहे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्या कर रहे हैं। यही स्थिति है यहाँ के लोगों की कि लोग, नेता ने कह दिया कि हमने क्या क्या किया, वो ये नहीं जानना चाहते क्या क्या किया। जुबानी खर्च होता है। बाढ़ के मामले में मैंने 12/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पत्र दिया था कि इस इलाके में जो नदियां हैं वो सारी नदियां नाले में तब्दील हो चुकी हैं, वो अपना नदी का स्वरूप भूल रही है।
सिर्फ बाढ़ के समय में ही उसका भयंकर प्रकोप होता है और जिधर मुंह चाहता है उधर वो चला जाता है। आबादी बढ़ने के चलते गहरी जमीनों तक लोग बसने के लिए मजबूर हैं, जिसके चलते ऊंचाई पर पानी भागता है। मैंने सजेशन भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया था, लिखित सजेशन मेरा 12/2020 का 18/12/2020 का मेरा चिट्ठी है जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ रिसीव हुआ है। वो चिट्ठी क्या जवाब मिला? कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। मैंने उसमें ये दिया था कि जितनी नदियां, ये कहना कि नेपाल पानी छोड़ता है, इसके चलते हम अपने देशवासियों को या अपने जिला वासियों को, अपने गांव वासियों को मरने तो नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जिम्मेदारी भी तो कुछ है सरकार की। तो मैंने ये सजेशन दिया था जितनी नदियां नेपाल से निकलती हैं वो सारे नदियों का पेट को साफ किया जाए। नदी का कंसेप्ट ये था कि नदी या तो नाव पर पार किया जाएगा, अगर पैदल पार किया जाए तो कपड़ा भीग जाएगा। आज जितनी भी नदियां वो नाला के चक्कर में आप जंप करके फांस करके नदी टप सकते हैं, यह हालात है। या बिना कपड़ा भींगे हुए भी नदी टप सकते हैं। उसके अंदर में बालू भरा हुआ है, गाद भरा हुआ है। मैंने सजेशन दिया था कि उस बालू को और गाद को, उसकी जो पहले चौड़ाई थी, आपके पास सारा डाटा है कौन सी नदियां कितनी चौड़ी है, ये डाटा है, उतनी चौड़ाई तक के बालू को निकाल करके साइड में रख दिया जाए। और अभी जो एक प्लानिंग हम लोग सुन रहे बांध बांधने का, जो तबाही का चीज होगा जी, बांध सिर्फ उस इलाके को तबाह करता है जिसको बचाने की बात की जाती है, उसको आबाद नहीं किया जाता है। इस पर मैं आगे बताऊंगा। आगे भी मेरा प्लानिंग ये था, मैंने जो मुख्यमंत्री को, डीएम को, साहब को भी दिया था कि नदी के पेट से गाद निकाल करके 4 फीट की दूरी पर रख दिया जाए, जिससे जमीन की कम बर्बादी होगी। चाहे वह 5 फीट ऊंचा हो या 6 फीट ऊंचा हो, दोनों साइड रख दिया जाए। और वन विभाग को कहा जाए कि उस पर सब्जी लगा दिया जाए और दरख्त लगा दिया जाए हर 10-10 फीट पर, जिससे पर्यावरण भी कंट्रोल होगा और नदी के अंदर में स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी जी। जो बार बार चर्चाएं आ रही है कि नदी पानी का लेयर नीचे जा रहा है, अररिया जैसे जगह में भी 1.5 से 2 फीट लेयर नीचे जा चुका है और बार बार ये शिकायत आ रही कि पानी की किल्लत हो सकती है। अगर स्टोरेज नदी का बढ़ जाएगा उससे 2-3 फायदे हैं। आज के डेट में, पहले जमाने में यहाँ पर होता क्या था कि एक हथिया बाढ़ का एक ये क्या कहते हैं उसको, निछत्तर है, हथिया निछत्तर जी। हथिया निछत्तर में जो बारिश होता था, उस बारिश के नमी के चलते हम लोग यहाँ जूट बाग क्या करते थे, धान का रोपनी के लिए धान का बिहरा उछाया करते थे जी जी। आज ये हालत है कि हथिया बारिश हो या जो भी बारिश हो, 5 दिन के अंदर में जमीन की नमी खत्म हो जाती है और 2-3 फीट तक आप कोड़ेंगे तो नमी नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि नदी के अंदर में गाद और बालू जो जमा हो गया है, जिसके चलते पनियौन जिसको हम लोग कहते हैं, जमीन का लेयर जो नीचे है, उससे उसका कनेक्शन टूट चुका है। जब वो कनेक्शन टूट गया है तो वो ऊपर बह जाता है, पानी वेस्टेज चला जाता है, उसकी नमी चारों तरफ खिल नहीं पाती है। नमी खिलती भी है तो 1 या 2 फीट की रेंज में रहती है, जो धूप की गर्मी से, तपिश से वो सूख जाता है और खेती का यील्ड इस वक्त इस इलाके में कम चुका। अगर 40 साल का डाटा आप लेंगे तो यहाँ जो खेती का यील्ड था, धान का, गेहूं का या पाट तो अब होता नहीं, मक्के की खेती पर लोग चले गए हैं, उसका यील्ड कमा है। यील्ड कमने का मुख्य कारण यह है कि नमी हमारी खत्म हो चुकी है। जब तक जमीन में नमी नहीं रहेगा आपका यील्ड अच्छा नहीं होगा। और वो नमी लाने के लिए यहाँ मछली का पैदावार होता था, मछली यहाँ के लोग अपनी ही नदी का खाया करते थे। आज मध्य प्रदेश से, बंगाल से मछलियां यहाँ आ रही है स्मगल करके, या जैसी भी आ रही बिजनेस के दृष्टिकोण से आ रही। अगर बाहर की मछली यहाँ नहीं आवे तो यहाँ के लोग मछली खाना भूल जाएंगे। ये स्थिति यहाँ की है। 90% मछली बाहर से आ रहा, मध्य प्रदेश से आ रहा है या बंगाल से आ रहा है। अगर नदी के पेट को साफ, इसलिए कि बालू पर मछली टिकता नहीं है, नहीं टिकेगी, वो नहीं टिकेगी। बालू भरा हुआ है, वो मछली भागती भी चली जाती है, मछली रहती नहीं। तो सरकार द्वारा जो योजना की बात चल रही है कि नदी जोड़ो यात्रा, ये योजना है, तो नदी जोड़ो योजना को लेकर क्या काम चल रहा है? देखिए, सरकार की योजना सिर्फ दिखावा है, सपना दिखाने की बात है। नदी को जोड़ देने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। नदी होगा तब तो समस्या का समाधान होगा ना। नदी भी जरूरी हमारे लिए है। आप जोड़ देंगे,
तो इस नदी का पानी उस नदी में जाएगा, उस नदी का पानी दूसरी नदी में जाएगा, रहेगा तो इसी इलाके में ना पानी। जी जी। और हर एक नदी तबाही मचाता है, इसलिए कि उसका स्टोरेज क्षमता है ही नहीं उसके पास में। आप नदी जोड़ के ही क्या करेंगे? जैसा कि आपने कहा गहराई जो पहले गहरा कर दिया जाए, जो नदी का शेप होता है गहराई का, जी जी, चौड़ाई जो था जी, वह बना दिया जाए तो स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे 2-3 तरह का फायदा होगा। पहला फायदा, बाढ़ से बचिएगा, इसलिए कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर 5 फीट गहरा कर दिया जाए तो 5 फीट का जो स्टोरेज क्षमता होगा, तो उससे ज्यादा जब पानी बढ़ेगा तब न फेंकेगा। वह पानी जो फेंकेगा बाहर निकलेगा, वो आपके लिए फायदामंद होगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज 2 फीट पानी है, 8 फीट पानी आ गया, 6 फीट पानी बाहर आता है। अगर 5 फीट हम गहरा कर देंगे, अगर 8 फीट पानी आएगा तो 3 फीट बाहर जाएगा, जो तबाही नहीं मचावेगा। बिल्कुल, ये फर्क होगा। दूसरा बड़ा फायदा होगा मछुआरे को, इस इलाके के लोगों को, कि मछली उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा होगा, खेत में जब नमी रहेगा तो यील्ड अच्छा आएगा। सरकार का इस मामले में कोई भी प्रोग्राम नहीं है। सरकार को या तो समझ में नहीं आता है, या सरकार ये चाहती जो मरता है मरने दो, हमें अपना सिर्फ वाहवाही लूटने से है, या पैसे का बंदर। मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो पैसा आपदा के नाम पर जिले में आता है उसका सिर्फ बंदर बाट होता है। अगर डिपली जाइएगा 2017 के बाढ़ में 4 किलो 5 किलो का जो पैकेट कह के दिया गया वो 4 किलो था, जो 4 किलो का पैकेट कह करके दिया गया था वो 3 किलो था। वो सारा अनाज इन लोगों ने सिल्लीगुड़ी से मंगाया। आरएस के मार्केट में जो बड़ा होलसेलर था या गुलबाग के मार्केट से उन्होंने नहीं लिया कि पोल खुल जाएगा। ये सारा पैकेटिंग इन लोगों ने सिल्लीगुड़ी से करवाया, और जितने पैकेट को गिना गया, नापा गया, सब पैकेट कम था। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास बाढ़ में पहुंचाने के लिए गांव तक साधन क्या है? क्या है? कोई नाव नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। आप 1 हफ्ता तक लोग बाढ़ से गिरा। जस्ट बगल में यहां से बांसवाड़ी है, डमेली है। डमेली आधा आपको म्यूनिसिपैलिटी में पड़ता है, अररिया नगर परिषद में है, आधा पंचायत में पड़ता है। ठीक। उसके जस्ट बगल में 1.5 किलोमीटर की दूरी में बांसवाड़ी है, उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी में महिसाकोल है। ये शहर से सटा हुआ, जिला हेडक्वार्टर से सटा हुआ पोर्शन है। बाढ़ के समय में किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं है कि वो इन तीनों गांव में चला जाए। क्यों नहीं जाए? पानी भर जाता सड़कों पे। जस्ट बगल में खरिया बस्ती जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया है, वो जो सड़क जाता है इस एरिया की तरफ, जमेली महिसाकोल बांसवाड़ी की ओर जो जाता है सड़क, उस पर 6 फीट पानी सड़क पर चढ़ा हुआ रहता है। सारे लोग देखते हैं। हम लोगों ने बार बार कहा है कि भाई जो पुल आपने बनाया वो छोटा पड़ रहा है, 2 सैफन का पुल और दे दिए कि पानी का निकास हो जाएगा तो रोड पर पानी नहीं चढ़ेगा। क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, देख रहे हैं। मैं सरकार को लिख रहा हूं। इसी के अलावा आज ये हालत है कि डमेली के लोग, जिनको मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अररिया टाउन है, शहर है, उनको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय करना पड़ता है गाड़ी से, या पेशेंट को लेकर के आना है। नाव तो है नहीं। क्या बाढ़ के नाम पर स्कैम है? बाढ़ के नाम पर बहुत बड़ा स्कीम है, और स्कीम होता है कि जिसका लोग परेशान हो लेते हैं, सब अपना जान बचाने के चक्कर में रहते हैं, और उस नाम पर बड़ा स्कीम हो जाता है। आप 3 मीटर का पन्नी देते हैं, 3 मीटर के पन्नी में कितना परिवार रह सकता है? क्या एक आदमी वो बैठ सकता है? बैठ सकता है 3 मीटर, लेकिन वो 3 मीटर लगाया कैसे जाएगा ये सोचना होगा। लगाने का साधन क्या है? बाढ़ से एरिया घिरा हुआ है, बांस का बाड़ी में बाढ़ का पानी झुका हुआ है, वहां सांप बिच्छू सारा चीज है। तो मेरे पास आप 3 मीटर तो दे दिया पन्नी, उसको हम लगावे कैसे? ये बिछा के बैठेंगे, ऊपर से जो बारिश हो रहा है उससे हम बचेंगे कैसे? तो ये परिस्थिति होती है, यही परिस्थिति ही होती है, यही सच्चाई इस इलाके का। इसीलिए इस इलाके के लोग गरीब जो हैं, इसीलिए मेंटली भी यहाँ के लोगों को गरीब कर दिया जाता है। इसके लिए 100% जिम्मेदार सारे जनप्रतिनिधि हैं। मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 100% जिम्मेदार है वो। अगर वो लोग चाहते तो नेपाल का उल्हाना देना कि नेपाल से तो पानी आता ही है, पहाड़ पर से ये पहाड़ी नदियां हैं,
लेकिन वहां पर डैम भी तो बनाया गया है। नहीं, बर्फ गलता है। हाँ। बारिश होती है पहाड़ पे, वो तो आएगा आपके यहाँ। तो आपके पास नहर भी तो है। नहर भी आप साधन कहाँ जुटा रहे हैं? आपका नदी नाला में तब्दील हो गया है, उसका पेट भरा हुआ, उसको साफ करने के लिए आप कोई साधन नहीं जोड़ रहा। आज इस युग में जो टेक्नोलॉजी का युग है, जहाँ टेक्नोलॉजी का भरमार है, एक से एक मशीनें हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी के नाम से आप जाना जा रहा है, उसके घाट पर जाकर के जेसीबी देख सकते हैं, जो मोटर बोर्ड में लगा हुआ, जो गंगा साफ करने के लिए लाया गया था, जो सड़ चुका है। ये कहाँ रखा है? या इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ के, हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज के जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे पटने में, तो उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज एनआईटी है। अच्छा। साइंस कॉलेज से पूर्व दिशा में वहां उसके घाट पर वो रखा हुआ, आप सड़ उड़ गया होगा, हटा दिया, ये अलग बात है। लेकिन जेसीबी आया था गंगा को साफ करने के लिए। आज गंगा की हालत क्या है? वो भी नाला में तब्दील हो चुका है। आज महानंदा की हालत क्या है? वो भी नाला में तब्दील हो चुका है। बगल में पड़वान है, यहाँ पर से, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी होगी, आप जाकर देख सकते हैं, नाला में तब्दील हो गया है। और जब बाढ़ आता है तो समुद्र बन जाता है। तो क्या जब बाढ़ आती है उस वक्त सिस्टम, सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक जो तमाशा करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए आते हैं? नहीं, वो एक काम करते हैं, क्या फोटो खिंचवाने? मूर्ख बनाते हैं आपको। हाँ। बाढ़ में जाकर करके फोटो खिंचा लेते कि मैं तैयार हूँ, बड़ी जोर से बोलते हैं अखबार में, मैं पूरी तरह तैयार हूँ बचाने के लिए। और वो तैयारी में लग जाते हैं, बाढ़ आने के बाद तैयार हो जाते हैं पूरी तरह। जो योजनाएं आती हैं, जो पैकेज आता है, उसको तैयारी में बंदर बाट करने में लगे होते हैं। बंदर बाट करने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग। और बाढ़ आता है, फिर किसान बेचारा पेट की आग के चलते परेशान हो जाता है, बेटी की बिया के चलते परेशान हो जाता है। उसको यादें नहीं रहता कि हमको करना क्या, वो आगे देखता चला जाता है। किसानों से लोगों को सीख लेना चाहिए कि पीछे पलट के वो नहीं देखता है। अगर वो पीछे पलट के देखे तो हिंदुस्तान वासी भूखा मर जाएगा। ये किसान का देन है कि इतनी आपदा के बाद भी, इतनी परेशानी के बाद भी, फिर वो सब कुछ भूल करके आगे खेती करने के लिए जैसे कर्ज लेकर को, आज कर्जों में डूबा हुआ है इस इलाके का लोग। केसीसी के नाम पर, केसीसी का जो इंश्योरेंस होता है, जो 10,000 20,000 रुपया बैंक रखती है इंश्योरेंस के नाम पर, और वो आज किसानों को परेशान कर रही है। जबकि बाढ़ के नाम पर खेती तबाह हो गई, इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हो। यहाँ सुखाड़ का भी प्रकोप होता है। हाँ, सुखाड़ की वजह से खट्टाई मचती है। 13,500 रुपए किसानों को दिया जाता है। क्या ये सच में दिया जाता है या सिर्फ नाम का है ये? 1,500 रुपए से क्या होगा? जिसका लाखों का नुकसान हो गया हो, हाँ, वो 13,000 क्या करेगा? वो 1,000 रुपया या 12,000 रुपया, 5,000 रुपया क्या फायदा उसको होगा? वो हो गया कि जिंदा रखने के लिए आपको दे रहे कि बेटा तुम जिंदा रख के मेरे लिए खटो, काम करो। हाँ। ये गुलामी वाली बात हुई। जैसे गुलाम को खाना देकर जिंदा रखा जाता है कि तुम मेरा काम करो, उसी तरह किसानों को सरकार ने गुलाम समझ रखा है और जिंदा रहने के लिए आधा घोट पानी देता है कि बस पी लियो, अब काम करो, तुम लग जाओ, तुम हमारे रोजी रोटी जगाने के लिए। कहते तो अन्नदाता है। हाँ। लेकिन अन्न गुलाम है। वो उसको गुलाम से ज्यादा दर्जा सरकार नहीं दे रही है आज के डेट में। आज के डेट में मैं एक चीज आपके द्वारा न्यूज के द्वारा देना चाहूंगा कि इसमें बैंक का भी बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आप डीपली जाएंगे, केसीसी के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला है। सारा केसीसी का इंश्योरेंस होता है। क्या बाढ़ में किसानों का फसल नुकसान हुआ तो केसीसी द्वारा उनको उसका मुआवजा मिला? बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, अदानी अंबानी को तो मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, उनको लोन भी मिल जाता है। आप किसानों को 50,000 के लिए आप उसको घर घर रखते हैं, उसको सब दिन नोटिस करेंगे, जेल कर देंगे तुमको हम। उनका फसल नुकसान हो, उसका मुआवजा कौन देगा? तुम इंश्योरेंस के नाम पर 10,000 रुपया रखे हुए हो। और जैसा कि सुनने में आया कि ये एक बड़ा स्कीम हुआ है और इसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का, मोदी जी का नाम आ रहा है कि ये स्कीम उन्होंने किया है केसीसी के नाम पर। अगर इसमें डीपली जाइएगा, एक बार चर्चा में भी आया था 1-1.5 साल पहले कि केसीसी के नाम पे एक बड़ा स्कीम हुआ है। चाहे वो अमित शाह का बेटा हो जो कोऑपरेटिव बैंक को चला रहा है, उसके द्वारा हो या जिसके द्वारा LIC के द्वारा हो,
उसमें बड़ा घोटाला किया गया। किसानों को आज तक एक पैसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला, यहाँ तो छोड़ दिए, जो केंद्र सरकार के घर के बगल में उनको नहीं मिला था। हम लोग तो बहुत दूर है, हमारे जनप्रतिनिधि भी महान लोग हैं, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ इनसे कि वो लोग बहुत ज्यादा जागरूक है, इतना जागरूक है कि अपने घर के जाने का सड़क भी नहीं बनाते हैं। ये जागरूकता का परिचय है उनका। तो किसानों की ये हालत है, किसानों की हालत तो बहुत बदतर है। मैंने एक ही शब्द कहा कि उसको गुलाम बना दिया, अन्नदाता गुलाम है। हाँ, अन्नदाता नहीं है वो गुलाम है। जिंदा रखने के लिए लुकमा फेंक दिया जाता है। साल में 6,000 रुपया, जो 3.5 रुपया पर डे पड़ता है। 3.5 रुपया में क्या कप चाय होगा? चाय भी नहीं होती है। 3.5 चाय होगा, 3.5 कप चाय हो जाएगा। अभी खाना कहाँ से खाएगा वो? क्या उसको शौक नहीं है बीड़ी पीने का? बिल्कुल। क्या उसको सिगरेट पीने का शौक नहीं? वो इंसान नहीं है? उसे अच्छा गमछी लगाने का शौक नहीं है? क्या वो 3.5 टके में सरकार ने सोचा कि वो क्या करेगा? इसको गुलामी नहीं तो और क्या कहेगा? मैं तो कहता हूं कि गुलाम समझ रखा है सरकार ने इसको, किसान को। इससे ज्यादा दर्जा किसान को नहीं देता है। अगर किसान के प्रति वफादारी दिखाना है तो बाढ़ को बचाने के लिए बांध का जो स्कीम सरकार लाना चाहता, पैसा लुटाई का, वो स्कीम फेल्यूर स्कीम है। वो इस इलाके को तबाह व बर्बाद कर देगा। आज तक जिस भी इलाके में बांध बांधा गया है वहां के लोग उजड़ गए हैं, वहां के लोग 6 महीना भीख मांगते हैं, चाहे कोसी बांध हो या जो भी बांध हो उसके। और वहां बाढ़ का ज्यादा प्रकोप होता है। ये इलाका नेपाल सटा हुआ है, नेपाल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और डायरेक्ट नदी का पानी यहां आता है। अगर यहां बांध, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नदी के किनारे से 800 मीटर की दूरी पर बांधा जाएगा दोनों साइड, जो पानी 8 किलोमीटर के रेंज में फैलता है वो बांध के अंदर जो 1-1.5 किलोमीटर का रेंज होगा उसके अंदर में जो वो खिलेगा, जी, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? 8 से 10 फीट। बिल्कुल। उस बांध के बीच में जो गांव होगा, जो खेत होगा, उसकी स्थिति क्या होगा? खत्म, वो बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप नदी में बाढ़ से बचाने के लिए कर रहे हैं स्कीम, लेकिन बांध का मिट्टी जो लिया जाएगा वो बांध के बाहर से लिया जाएगा। अब 25 फीट ऊंचा, 20 फीट चौड़ा बांध के लिए मिट्टी कितनी जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा। वो कम से कम 30-40 फीट चौड़ाई में आप कोड़ेंगे वो एक नदी, तो वो भी होगी। उतनी जमीन तो बर्बाद होगी, किसान की जमीन तो बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। किसान खाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से किसान ऐसे जिसके पास 2 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा जमीन है, जी, उसका बांध में आप मुआवजा दे दोगे, पैसा कितने दिन टिकता है ये सारे लोग जानते हैं। नहीं, जो सोर्सेज है, मैं फिर से वही सवाल आपसे दोहराऊंगी जैसा कि आबिद सर से मैंने पूछा। सोर्सेज जो है जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से सैलाब आ रहा है, चाहे वो नेपाल का रोना सरकार रोती रहे, हमेशा रोती है, तो क्या उस पर प्रोटेक्शन जरूरी है? क्या उस सैलाब को रोका जा सकता है? जब सारी चीजें मुमकिन है तो सैलाब को रोकना सरकार के लिए मुमकिन क्यों नहीं है? ये इसमें हम लोग यही कहेंगे, या तो कहीं कि सरकार इस बात में ईमानदार नहीं है, न ही इस तरफ कोई दिमाग वो लगाना चाहता है कि हमको बचाना है। ठीक है, यही चीज है। और वो सरकार चाहती कि हर साल ये सैलाब आए और स्कीम भी आए, पैसे भी आए और वो पैसे बट भी जाए, बट हम लोग अपना बंटवारा कर लें। ठीक है। अगर बाढ़ में स्कीम नहीं होता, यहाँ भीमनगर बैरेज बगल में है, कोसी पर बना हुआ है, जी जी, नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर है, आधा नेपाल में आधा इंडिया में है। वो नेपाल सरकार के समझौते से बनी है कोसी को कंट्रोल करने के लिए। खैर कितना कंट्रोल हुआ आई डोंट नो, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उस पर अभी तक सरकार ध्यान नहीं। अगर जिस दिन वो टूटा तो जिस जगह हम लोग बैठे वहाँ 15 फीट पानी रहेगा, एक सिंपल फार्मूला के आधार पर। इसलिए कि 87 के बाढ़ में 10 फीट पानी चला था वहाँ से, तो यहाँ 4 फीट पानी था अररिया शहर में। और वो जो टूटेगा तो 20 फीट पानी लेके चलेगा वहां से, अटेंड अपने आप टूटेगा, कंट्रोलिंग तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खोला था उसने, तो 20 फीट पानी का मतलब कि यहाँ कम से कम 8 से 9 फीट पानी रहेगा। 87 और आज में फर्क ये है कि बहुत से ऐसे जगह जो खाली पड़े हुए थे प्रतिप्रांत, वहां घर बन चुका है, आबादी आ चुकी है, तो निचली पानी और ज्यादा सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ 10 फीट पानी होगा, 10 फीट पानी में कौन सा इंसान रह सकेगा
ये सरकार ही बताएगा, हम लोग को तो नहीं पता है। या तो उनको वो क्या कहते पनडुब्बी वाला ड्रेस सब सप्लाई कर दे कि भाई पानी में डूब कर रहना, ऑक्सीजन दे देते हैं तुमको, कोई कनेक्शन बना दे। जी जी जी। हम लोग और क्या कर सकते हैं? या फिर बांग्लादेश में जाकर हम लोग को छांकने की तैयारी करे वो लोग, हम लोग डूबेंगे, यहाँ से जो फंसेंगे, फिर रोहिंग्या मुसलमान बनेंगे। हाँ, रोहिंग्या मुसलमान बनेंगे, फिर हम लोग को कोई सहारा नहीं मिलने का। वो सरकार कहेगी भागो, या सरकार कहेगी लेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कागज तो रहेगा नहीं, सब तो पानी में बह चुका होगा, अपना कपड़े का भास नहीं रहेगा, तो मेरा सामान कहाँ उसका तुमको पता भी नहीं रहेगा, न घर का नजारा रहेगा, आगे देखेंगे तो भाई मेरा घर कहाँ खोजना होगा हमको, अमीन साहब को लगे मेरा प्लॉट कहाँ है, न वो कागज भी नहीं रहेगा मेरे पास। फिर ये सरकार कहेगी तुम मेरे यहाँ हो नहीं, तुम पाकिस्तान, भेगा बॉन्ड हो जाएंगे, भेगा बॉन्ड हो जाएंगे। मैं सरकार अगर सही में ईमानदारी दिखाना चाहता बाढ़ से बचने के लिए, एक ही साधन है कि टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, हर संसाधन आपके पास में है, नदी को पेट साफ करा दिए, कमीशन कम मिलेगा, हाँ, उसमें कमीशन कुछ कम मिलेगा, नदी को पेट साफ करा दिएगा तो इस इलाके का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, मछुआरा जो भूख मर रहा है उसको भी रोजगार मिल जाएगा, खेती में यील्ड बढ़ जाएगा तो किसानों की स्थिति मजबूत हो जाएगी।